का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और आज की सबसे बड़ी खबर, मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिलीज और जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर 4 साल के बाद उनकी आमद और नमाज जुम्मा के मौके पर उनका खिताब। और मीरवैज़ के खिताब पर आज सबकी नजरें मरकूज थी। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट के अंदर उसका इशारा भी दिया हुआ था। इस खबर को लेकर हम मुफस्सल जो मालूमात है और मीरवैज़ कश्मीर के आज के इस खिताब में क्या कुछ कहा गया है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले काजीगुंड के अंदर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है। अफसोसनाक खबर है कि बदरागुंड काजीगुंड के अंदर आज डोडा से आ रही एक मुसाफिर बरदार वैन को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत और मजीद 5 के करीब जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं कि कितना खतरनाक यह हादसा यहां पर पेश आया है काजीगुंड के मकाम पर। और इस दौरान यहां एक शख्स की मौत जो ड्राइवर बताया जा रहा है, और खबर यह भी है कि यह दरअसल डोडा से आ रही थी और एक तेज रफ्तार वैन थी और दूर से लग रहा है कि यह कैसे यहां पर क्रॉस कर जाती है और उसके बाद यह हादसे का शिकार बन जाती है। काफी दिलदोज और अफसोसनाक हादसा है और इसमें जो सवार लोग थे सभी का ताल्लुक डोडा से ही बताया जा रहा है। गाड़ी का नंबर JK 06B0901। और आपको याद ही होगा कि कल ही तकरीबन इसी एरिया के आसपास ही एक और हादसा हुआ था कल की डेट में, जहां पर एक पंडित जो एक डॉक्टर भी थे उसका यहां पर एक्सीडेंट हुआ और वो भी जाम बैक हुए थे। लेकिन आज एक बार फिर से ये हादसा यहां पर पेश आया है। हालांकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हम कई बार देख चुके हैं कि इसमें हादसे की वजह से कई लोगों की मौत भी वाक़ा होती है। ताहम आज एक और अफसोसनाक हादसा यहां जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आया है। और इसमें जो इंजर्ड पर्सनस हैं उनमें गुलाम कादिर भट्ट सनाप मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद नियाज भट्ट सनाप गुलाम कादिर, मुमताज अहमद भट्ट सनाप गुलाम कादिर, मुबीना बेगम वाइफ ऑफ नियाज अहमद भट्ट, महविश अख्तर डॉटर ऑफ मोहम्मद नियाज और मारूफ मुमताज भट्ट सनाफ मोहम्मद नियाज एंड अब्बास अबशा बानो, जो कि दुख्तर है मोहम्मद नियाज की। ये सभी का ताल्लुक डोडा से है। पुलिस ने इस हवाले से एक FIR भी दर्ज की है और FIR नंबर 206/23 अंडर सेक्शन 279,339 IPC। और इस निस्बत से मजीद जो फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। मीरवैज़ मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि मैं अमन की बात करता था, मैं अमन की वकालत करता था और मुझे एंटी नेशनल और सेपरेटिस्ट कहा गया है। ये आज मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने श्रीनगर की तबारिकी जामिया मस्जिद के अंदर जब 4 साल की मुद्दत के बाद वो यहाँ पर आए, अपनी तकरीर में या अपने खिताब में आज उन्होंने कहा। उससे कबल मीरवैज़ मौलवी उमर फारूक तकरीबन 212 हफ्तों के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर के अहाते में दाखिल हुए। जामिया मस्जिद श्रीनगर पहुंचने पर उन्हें वालिहाना इस्तकबाल भी हुआ। लोगों की या जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मुहिबान हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर थी। मीडिया की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई थी। जामिया मस्जिद में आते ही मीरवैज़ काफ़ी जज्बाती हुए, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आए, काफ़ी आबदीदा भी हुए, इस एतबार से कि जो मीरवैज़ कश्मीर है उनकी जामिया मस्जिद के साथ एक ताल्लुक है, एक मुंसलिक है वो इससे। और आते ही उन्होंने कहा कि उनके वालिद की वफ़ात के बाद पहली बार वो इस तरह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस मस्जिद में आने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त साल 2019 से वो खाना नज़र बंद थे और हमारे हुकूक भी छीने गए, ताहम हमारे हौसले अभी बुलंद है। ये मीरवैज़ ने कहा कि हमारे हौसले अभी बुलंद है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने कई बार सरकार से गुजारिश की थी कि मुझे रिलीज किया जाए, ताहम अब मैंने कोर्ट को अप्रोच किया, जिसके बाद इंतजामिया के कुछ अफसरान मेरे घर आए और मुझे जामिया मस्जिद जाने की इजाज़त मिली। चूंकि मीरवैज़ जामिया मस्जिद में आने के बाद
ان کا بیان کیا ہوگا, ان کا نقطہ نظر کیا ہوگا, اس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں, چاہے وہ عام لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں. عمر عبداللہ نے خود ہی اشارہ کیا تھا کہ اب چونکہ میر وائس کو رہا تو کیا گیا, لیکن اب یہ نظر ہوگی کہ وہ اس خطبے کے اندر آج کیا کچھ کہیں گے جامع مسجد کے اندر. لیکن جب میر وائس کی باری آئی تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا موقف ہے کہ پاکستان زیر انتظام کشمیر اور بھارت زیر انتظام کشمیر اور چائنا کے اندر جو حصہ ہے یہ مکمل کشمیر کے حصے ہیں. میر وائس نے کہا کہ حالانکہ میں نے ہر بار بات چیت کے لیے وکالت کی ہے اور میں آئندہ بھی بات چیت میں ہی مسائل کا حل سمجھتا ہوں. میر وائس نے وزیر اعظم نریندر مودی کا وہ بیان بھی کوٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یوکرین پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے اور ہم بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. نریندر مودی کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بات چیت میں ہی کسی بھی مسئلے کا حل مضمر ہے. میر وائس نے کہا سیاسی رہنما کئی سالوں سے یہاں پابند سلاسل ہے جس میں ٹریڈرز ہیں, طلباء ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ پابند سلاسل ہے, وہ مختلف جیلوں کے اندر بند ہے اور میر وائس نے مانگ کی ہے کہ ان کی رہائی ممکن ہو جانی چاہیے. میر وائس نے کہا کہ ہم نے اس بات پر ہمیشہ زور دیا ہے کہ جو پنڈت برادری ہے, جو کشمیر کے اندر پنڈت رہتے تھے, جو اب ملک کے دوسرے حصوں میں ہیں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے اور اس نسبت سے کوشش بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہم پنڈتوں کی وطن واپسی کو کوئی سیاسی نہیں بلکہ سیاسی مسئلے سے زیادہ ایک انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں, تصور کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پنڈتوں کی وطن واپسی ہو جانی چاہیے اور ہم اس کا ویلکم کریں گے, یہ میر وائس کشمیر مولوی عمر فاروق نے کہا ہے. انہوں نے آخر پر یہ بات بھی کہی ہے کہ مجھے نوجوانوں کے جذبات کی قدر ہے. میر وائس کہتے ہیں کہ مجھے نوجوانوں کی جذبات کی قدر ہے لیکن گزارش ہے کہ آپ صبر, عزم اور اعتماد سے کام لیں. ہمیں امید ہے کہ حالات ضرور ہمارے حق میں ساتھ دیں گے, یہ میر وائس نے کہا. جموں کشمیر بنتا ہے جو کہ 14 اگست 1947 میں قائم کیا گیا تھا اور اس روح سے یعنی جموں کشمیر کے منقسم ہونے کی روح سے یہ مسئلہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو حل ہونا چاہیے جو کہ مسلح حقیقت ہے جس کی تصدیق بین الاقوامی برادری بھی کرتی ہے. بہت سارے مصنوعی لکیر کے کھینچنے سے تقسیم اور جدا ہو گئے ہیں. کیسے کہ کب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں, ان سے ملے, اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ منائیں, ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو. میں یہاں یہ بات واضح کروں کہ یہ مسئلہ کسی کے لیے علاقائی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر جموں کشمیر کے عوام کے لیے یہ سب سے پہلے انسانی مسئلہ ہے. ہمیں علاقائی ذاتی مفاد سے اٹھ کر پہلے انسانی قدروں اور رشتوں کو سمجھنا ہوگا اور مسائل کے حل کے حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ یوکرین کے حوالے سے وزیر اعظم شری نریندر مودی نے کہا کہ یہ بات صحیح کہا. اس دن میں ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہر اس طریقے
नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने भी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की रिहाई पर अभी मीडिया से वो बात कर रही हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले ट्वीट किया और उसमें खैर मकदम किया है और उस पर उन्होंने मुतअद्दिद चीज़ें कही हैं, लेकिन इस वक्त वो मीडिया से बात कर रही है। हम बराह रास्त आपको ले चलेंगे और महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही है, मुख्तलिफ मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है, क्या कुछ कह रही है, आइए आपकी नजर करते हैं। गरीब जो बिहार से यूपी से नौजवान आता है उसका खून बहता है, कश्मीरियों का खून बहता है, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी आपने कोकरनाग में देखा, आपका जो मेजर आशीष, कर्नल जो है मनप्रीत, हमारा अपना हुमायूं, तो उन्होंने तो पार्लियामेंट में नाम तक नहीं लिया इन लोगों का। और कल यही बीजेपी जमात जब हरियाणा में वोट मांगने होंगे तो अब तब इनको कर्नल मनप्रीत याद आएगा। तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हुआ कोई फौजी हो, ये तो उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इनको तो गरज नहीं है जम्मू कश्मीर में अमन हो ना हो, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। One question, please. He said today that Hurriyat Conference always consider that parts of Jammu and Kashmir are lying half in the Pakistan and half in China. And the issue of Kashmir needs to be resolved. PM Modi recently, with regard to Ukraine, said that this is not a time for war. We have always been battling for dialogue. तो मीरवाइज साहब के अपने ख्यालात है, तो उसमें मैं क्या कहूँ? It's his own take, you know. Whatever he has. कल इधर ऑन फ्लोर जो है बीजेपी के एमपी, उन्होंने बोला बीएसपी एमपी को कि ये जो सब मुस्लिम है वो दहशतगर्द है। What's your take? नहीं, मेरा ये चेक है कि इतना पैसा गरीबों का पेट काट के एक पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई, जिसकी खास शायद अभी जरूरत भी नहीं थी। चलता इससे कई हमारे गरीबों को रोजगार मिल सकता था, कई मसले हल हो सकते, बट आपने अब तो पार्लियामेंट हाउस तो बनाया, पर साथ में कोई फिनाइल भी खरीद के ले जानी चाहिए थी, ताकि ऐसे ये जो दरिंदे हैं जो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग और मुंह उनका धो लेते, ताकि बात करने से पहले उनकी जबान साफ हो जाती और वो इस किस्म के नाजेब और इस किस्म के जो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते एक कौम के लिए। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को सोचना चाहिए, उनको इस नए पार्लियामेंट में बिल्डिंग के अलावा फिनाइल का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने लोगों का मुंह साफ करने के लिए। मैम, एक्चुअली में इनके कहने का मतलब था कि एक तरफ से तो मोदी जी कह रहे हैं कि वॉर इज नॉट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखेंगे तो पाकिस्तान पीओके पर हमले की बात की जा रही है, जो इन्होंने सवाल भी किया, तो इनको गलत करके अगर देखेंगे तो एक तरफ से हिंसा, दूसरी तरफ से अहिंसा। देखिए, इसमें तो आपको समझना चाहिए बात कि वाजपेयी जी की जो लाइन थी वो अलग थी। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी चलाने की कोशिश की थी, पर उसको बीजेपी ने चलने नहीं दिया। उसको जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी चाहते थे पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मसले कश्मीर हल हो, जिस तरह वाजपेयी जी ने किया था। मगर जो आजकल की जो बीजेपी है वो चाहती है कि ये मसला जिंदा रहे। वो चाहती है, जिस तरह आप जानते हैं कि सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि आप ये जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बिठा दीजिए इस पे, ये जो पुलवामा अटैक हुआ, उसका क्या मतलब है? यानी उनको शक है उसके बाद पाकिस्तान पे जो भी कुछ हुआ है। तो ये तो इनको तो बीजेपी वालों को तो खून लग गया है मुंह में। ये तो इसी पे थ्राइव करते हैं, जितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, जितनी दुश्मनी। महबूबा मुफ्ती मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दे रही थी। श्रीनगर के अंदर उन्होंने मीरवाइज की रिहाई का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कोकरनाग का वाक़ा भी उठाया और उन्होंने कहा कि कोकरनाग के अंदर जो भारतीय फौज और पुलिस के जो जवान जाम बहक हुए हैं, उसकी निस्बत से पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने एक लफ्ज भी नहीं कहा है, क्योंकि उनकी शहादत से या उनके जाम बहक होने से महबूबा मुफ्ती के बकौल सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वाजपेयी की लाइन कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के तई अलग थी और उससे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो नहीं चाहती है कि ये मसला हल हो जाए, तो इस वजह से उनकी लाइन डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी से अलग और जुदा है। उमर अब्दुल्ला ने भी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की रिहाई पर क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब
जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बाहर आए हैं, आज शायद 212, अगर मेरी गिनती सही है, 212 जुमा उन्होंने मिस किए हिरासत में रह के। तो 212 जुमा के बाद आज जामा मस्जिद में वो खुतबा जो है वो पेश करेंगे और लोगों की नज़रें उन पे होंगी। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है, बिलखसूस जो सज्जाद गनी लोन का भी इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि सज्जाद गनी लोन कहते हैं कि मीरवाइज एक दीनी एतबार से एक इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने भी उनके रिलीज का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि समाजियात पर भी मीरवाइज के जो बाक्स है वो काफ़ी अहम है। उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबान से। क्योंकि मीरवाइज साहब का जो इंस्टीट्यूशन है एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दिया। और ये जो जैसे मैं वेलकम करता हूँ इवन जो पहले क्लरिक्स को छोड़ा गया, लेकिन अंडर द इन द ग्लेज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस क्लरिक्स लेट अस नॉट फॉरगेट दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो अभी भी अरेस्टेड हैं, जो अभी भी बंद हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन पर चार्ज। दोनों का मैं चाहता हूँ कि एज अ मैटर ऑफ गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड रिलीज देम। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू। एक जो एक कानून बनाया गया है जिसकी इनफैक्ट कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो ये है कि जो ये एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें एक अजीब कानून है कि अगर बाप ने कुछ किया है तो उसकी सजा बेटे को देते हैं, अगर बेटे ने कुछ किया है तो सजा बाप को मिलती है, भाई ने कुछ किया है तो। गुलाम नबी आज़ाद का भी ट्वीट आया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक वो उनकी रिहाई होगी और वो जुम्मा के मौके पर नमाज की अदायगी करेंगे। उन्होंने कहा कि एक खुश आइन कदम है, खुश आमदीद है। और उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त उन्हें दी जाएगी। मजहबी आज़ादी एक बुनियादी हक है और उलमा का इसमें अहम किरदार है। ये मुफाहमत और इत्तेहाद की तरफ एक मुस्बत इकदाम है, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है। कुल मिलाकर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की रिहाई को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी इसका वेलकम कर रही है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का भी इस हवाले से बयान आया है और उन्होंने भी इसका वेलकम किया है और उन्होंने कहा कि जो अमन की फ़िज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उस अमन के प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कतई ये नहीं लग रहा है कि कश्मीर के अंदर अमन नहीं है। यानी जो अल्ताफ बुखारी साहब है उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी है और अब जो कश्मीर के अंदर जिन लोगों को तोहमत दिया गया था कि वो मिलिटेंसी के साथ है या लड़ाकू है, तो वो भी अब चाहते हैं कि ये टैग उनके सर से, उनके चेहरे से हट जाए। यहाँ कायम हुई है। मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। पहले मुहर्रम को प्रोसेशन अलाउ किया, आज मीरवाइज को, तो आप हम समझते हैं कि कश्मीर नॉर्मल सी की तरफ आ रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है कश्मीर नॉर्मल है। मैं तो ये कहता हूँ, ये तो सरकारी अफसरान जो हैं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मैं उनको भी ऐसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इसमें, लेकिन उनको कहना चाहता हूँ ये दिल से डर निकाल दो। बंद करके मुट्ठी रखोगे तो फिर तो मुट्ठी बंद है, खोल के देखो कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने अब मन बना लिया अमन पे चलने का। लोग चाहते हैं कि जो उन पे तोहमत लगाई गई है इतने सालों से कि शायद लोग सब दहशतगर्द हैं, लोग सब यहाँ
हुल्लड़बाज हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी मीरवाइज की रिहाई को लेकर खैर मकदम किया है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया है कि आखिर 4 साल क्यों लगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के नाम ये सवाल छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस कैदोबंद से रिहाई में 4 साल सरकार ने क्यों लगाए, ये सवाल छोड़कर तारिगामी आए। सबसे पहले तो ये क्या ये वेलकम मूव है, और 4 साल के बाद उन्हें रहाई का मौका मिला, और उस इलाके के जो मोतक़दीन हैं, लोग हैं, उन्हें भी आज जुमा की नमाज एक साथ पढ़ने का मौका मिला। और आज भी अगर आप देख लेंगे, पकड़ दकड़ का सिलसिला गैर ज़रूरी अब भी जारी है, और कितने ही लोग हैं, मासूम लोग, जो अभी भी न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में जो काले कवानीन है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, UAPA है, बल्कि बाहर वाले जेलों में भी बंद हैं। उनका रिव्यू नहीं लिया जाता, जायज़ा नहीं लिया जाता। लेना चाहिए, ये हमारी मांग रही है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और उसके साथ साथ बीजेपी की कश्मीर के अंदर सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का भी ट्वीट, और इस ट्वीट में उन्होंने मीरवाइज कश्मीर को उनकी रिहाई पर खैर मकदम किया है। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी लिखती हैं कि मेरे मोहतरम भाई मीरवाइज साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। इंतजामिया के इंतहाई काबिल तारीफ फैसले के बाद आपको देखकर खुशी हुई है। मजहबी स्कॉलर्स का ताल्लुक सबसे है, और किसी भी ग्रोह या सियासी जमात के पास किसी मजहबी शख्सियत का कॉपी राइट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस बार सियासी थिएटर के बयानात मीरवाइज की रिहाई की खुशी पर साया नहीं डालेंगे। उन्होंने मीरवाइज के मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ ही अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।